acceptance and continuance of the client relationship and the audit engagement. Engagement partners अगर satisfied हो जाता है तो वो accept कर लेता है and continue करता है client relationship and the audit engagement. उसके लिए उसको क्या follow करना पड़ता है? SQC1 SQC1 के अंदर क्या बोला गया है कि required करेगा firm को का obtain करना है informations जब वो एक्सेप्ट करेगा एंगेजमेंट, यानी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले उसको ऑब्टेन करनी पड़ेगी सारी इन्फॉर्मेशंस। इसके अंदर वो क्या देखेगा तो इंटीग्रिटी देखेगा, प्रिंसिपल ओनर्स की मैनेजमेंट की एंड दोज चार्ज विद द गवर्नेंस ऑफ एन एंटिटी। एंगेजमेंट टीम्स जो है क्या वो कम्पिटेंट है परफॉर्म करने के लिए ऑडिट एंगेजमेंट, नेसेसरी कैपेबिलिटीज़ उनकी देखेगा, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है टाइम रिसोर्सेज। क्या जो फॉर्म है एंड जो एंगेजमेंट टीम है वो कंप्लाई कर रही है रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो अराइज होते हैं करंट या तो प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है, जिसका इम्प्लीकेशंस से कंटिन्यू रखना है रिलेशनशिप या नहीं, वो भी उसको देखना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी अराइज हो रहा है करंट या तो प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर एंगेजमेंट से एंड उसका इम्प्लीकेशंस क्या हो रहा है वो भी देखना पड़ेगा, ताकि वो डिसाइड कर पाए कि कंटिन्यू रखना है रिलेशनशिप। अगर एंगेजमेंट पार्टनर ऑब्टेन करता है इंफॉर्मेशन जिससे जो फॉर्म है वो डिक्लाइन हो जाती है ऑडिट एंगेजमेंट से, मतलब फर्म को डिक्लाइन करना पड़ता है ऑडिट एंगेजमेंट, यानी छोड़ देना पड़ता है ऑडिट एंगेजमेंट। उस केस के अंदर जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा तुरंत ही ये इन्फॉर्मेशन फर्म को, एंड जो फर्म है एंड जो एंगेजमेंट पार्टनर्स हैं वो नेसेसरी एक्शंस लेंगे इसके अंदर। ह्यूमन रिसोर्स फर्म एस्टैब्लिश करता है पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स, डिज़ाइन करता है, वो प्रोवाइड करता है रीजनेबल अश्योरेंस कि जो सफिशिएंट पर्सनल है उनके पास कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है एंड वो कमिट करते हैं एथिकल प्रिंसिपल्स से जो कि ज़रूरी है परफॉर्म करने के लिए एंगेजमेंट accordance with the professional standards and the regulations and legal requirement, जो enable करता है फर्म को एंगेजमेंट पार्टनर को इश्यू करने के लिए रिपोर्ट अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस, यानी कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स है वो कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है, वो एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स वो परफॉर्म करेंगे ऑडिट को, एंड जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड रेगुलेशंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हुए वो लोग ऑडिट का असाइनमेंट और एंगेजमेंट परफॉर्म करेंगे। ये एनेबल कर देगा फर्म को और एंगेजमेंट पार्टनर को जब वो लोग इश्यू करेंगे रिपोर्ट को अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस के अंदर, मतलब ये उनको क्या देगा, ये उनको भरोसा देगा जब रिपोर्ट इश्यू किया जाएगा उसके अंदर कि कौन सी रिपोर्ट इश्यू करनी है, कौन से सर्कमस्टेंसेस में। सच पॉलिसीज प्रोसीजर जो है वो एड्रेस करता है फॉलोइंग पर्सनल इश्यूज़। क्या पर्सनल इश्यूज़ पॉलिसीज प्रोसीजर के अंदर एड्रेस करना पड़ता है हमको? रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, कैपेबिलिटी, competence, career development, promotions, compensations and the estimations of the personal needs, ये सारी चीज़ों को ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ध्यान में रखना पड़ेगा। एड्रेस दिस इशू, ये इश्यूज़ एनेबल्स करते हैं फर्म को एसर्टेन करने के लिए नंबर्स एंड द कैरेक्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल रिक्वायर्ड, कितने नंबर्स एंड कैसे कैरेक्टर्स के इंडिविजुअल को ज़रूरी हैं फर्म के एंगेजमेंट के लिए। फर्म के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है प्रोसेस जो हेल्प करता है, प्रोसीजर्स इंक्लूड किया जाता है, प्रोसीजर्स जो हेल्प करता है सिलेक्शंस के लिए फर्म के इंडिविजुअल्स जिनके अंदर इंटीग्रिटी हो, कैपेसिटी हो डेवलप करने के लिए, कैपेबिलिटीज़ एंड कॉम्पिटेंस जो ज़रूरी है परफॉर्म करने के लिए फर्म का वर्क। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस फर्म जो एस्टैब्लिश करता है पॉलिसीज़ प्रोसीजर डिज़ाइन करता है, वो प्रोवाइड करता है रीजनेबल एश्योरेंस दैट द एंगेजमेंट जो है वो परफॉर्म की जाएगी अकॉर्डेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटर्स एंड रेगुलेटरी एंड द लीगल रिक्वायरमेंट, एंड द फर्म या तो एंगेजमेंट पार्टनर इश्यू करेगा रिपोर्ट अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस, दो उसकी पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स जो हैं जो फर्म सीक करता है वो एस्टैब्लिश करता है कॉन्स्टेंटली, मतलब इसको वो कॉन्स्टेंटली लगाता रहता है क्वालिटी ऑफ द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस,
यानी वो चेक करता रहता है कॉन्स्टेंटली कि सारी क्वालिटीज़ जो भी है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस की, जो भी पॉलिसीज़ प्रोसीजर बनाई है उसके अंदर जो भी क्वालिटीज़ हमने बताई है वो क्वालिटी मेंटेन हो रही है ना कंसिस्टेंटली, वो फॉर्म्स क्या करता है, सीख करता है, मतलब देखता रहता है। ऑफ्टन एकम्प्लिश थ्रू द रिटर्न या तो इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल्स, सॉफ्टवेयर टूल्स या तो अदर फॉर्म्स ऑफ द स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज या तो सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफाइड गाइडेंस मटेरियल्स, ये सारे चीज़ों को भी यूज़ किया जाता है क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि जो एंगेजमेंट टीम है वो ब्रीफ्ड करेगी एंगेजमेंट जो ऑब्टेन किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ देयर वर्क, यानी एंगेजमेंट टीम्स जो है उसको समझाया जाता है कि कैसे एंगेजमेंट को परफॉर्म करना है, कैसे ऑब्टेन करना है और अंडरस्टैंड करना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्क, उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा जब वो लोग परफॉर्म करेंगे वर्क को। कंप्लाइड करना है विद द एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, प्रोसेस जो है उसको कंप्लाइड किया जाएगा एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड से। प्रोसेस जो है एंगेजमेंट सुपरविजन स्टाफिंग ट्रेनिंग एंड कोचिंग, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा कि कैसे एंगेजमेंट के लिए सुपरविज़न हो रहा है, स्टाफिंग हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, कोचिंग हो रही है। मेथड जहाँ पर रिव्यू किया जाता है वर्क परफॉर्मेंस, significant judgment and the forms of the report being issued, मेथड भी बनाई जाएगी रिव्यू करने के लिए, जो भी वर्क परफॉर्म किया गया है उसको सिग्निफिकेंट जजमेंट भी लगाए जाएंगे एंड फॉर्म्स ऑफ द रिपोर्ट भी इश्यू की जाएगी उस बेसिस के ऊपर। अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशंस भी परफॉर्म किए जाएंगे वर्क के रिलेशंस में, यानी डॉक्यूमेंटेशंस भी दिए जाएंगे। टाइमिंग एंड एक्सटेंस ऑफ द रिव्यू भी ध्यान में रखा जाएगा। प्रोसेस जहाँ पर सारी पॉलिसीज़ प्रोसीजर करंटली हो रही है ना, मतलब जो भी पॉलिसीज़ प्रोसीजर हमने डिसाइड की थी वो बरोबर फॉलो हो रही है ना, वो सब भी ध्यान में रखा जाएगा। मॉनिटरिंग, द फर्म शुड एस्टैब्लिश द पॉलिसीज़ प्रोसीजर डिज़ाइन टू प्रोवाइड द रीजनेबल एश्योरेंस दैट द पॉलिसीज़ प्रोसीजर रिलेटिंग टू द सिस्टम्स ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल्स आर रिलेवेंट एडिक्वेट ऑपरेटिव इफेक्टिवली एंड complied with in practice. Such policies procedure include ongoing considerations and evaluations of the firm's systems quality control, including the periodic inspections of the selection of completed engagement। ये बोल रहा है कि जो भी फर्म ने एस्टैब्लिश की है पॉलिसीज प्रोसीजर्स जो डिज़ाइन की गई है वो प्रोवाइड कर रही है ना रीजनेबल एश्योरेंस कि जो पॉलिसीज प्रोसीजर है, जो सिस्टम ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल है वो रिलेवेंट है, एडिक्वेट है, ऑपरेट कर रही है इफ़ेक्टिवली एंड वो कंप्लाइड कर रहे हैं जो भी प्रैक्टिस है उससे। पॉलिसीज प्रोसीजर्स जो हैं उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है क्या, ऑनगोइंग कंसिडरेशंस इवैल्यूएशंस, मतलब जो भी वर्क अभी चल रहा है उसका भी हमको कंसिडरेशन करना पड़ेगा, उसको इवैल्यूएट भी करना पड़ेगा फर्म के सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल से। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है पीरियोडिक इंस्पेक्शंस, मतलब पीरियोडिकली इसको इंस्पेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ द कंप्लीट सिलेक्शंस ऑफ द कंप्लीट एंगेजमेंट, जितना भी एंगेजमेंट कंप्लीट हुआ है उसको पीरियोडिकली इंस्पेक्ट किया जाता है। पर्पस इसका क्या है मॉनिटरिंग का, तो जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं एंड जो रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो एडहेरेंस हो रही है, मतलब पालन हो रहा है उसका। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स जो है वो अप्रोप्रिएटली डिज़ाइन की गई है एंड इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट की जा रही है। फर्म्स की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स जो हैं वो अप्रोप्रिएटली अप्लाइड की गई है जिससे कि रिपोर्ट जो है वो इश्यूड की जाएगी फर्म के द्वारा या तो एंगेजमेंट पार्टनर के द्वारा अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस में। ये अप्रोप्रिएट फर्म्स की पर्सनल को भी फॉलोअप किया जाता है कि उस ताकि जो नेसेसरी मॉडिफिकेशंस है, यानी जो भी पर्सनल हैं वो जो भी वर्क कर रहे हैं उनका भी फॉलोअप लिया जाता है, ताकि अगर कोई नेसेसरी मॉडिफिकेशन करना हो तो तुरंत ही नेसेसरी मॉडिफिकेशन कर दे, जिससे तुरंत ही नेसेसरी मॉडिफिकेशन कर दे ताकि जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज़ हैं वो सही से इम्प्लीमेंट हो जाए और क्वालिटीज़ मेंटेन हो पाए। फॉलोअप लेते रहना है किससे, पर्सनल से, ताकि नेसेसरी मॉडिफिकेशंस अगर कोई करना हो तो वो तुरंत ही कर पाए हम लोग क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स के अंदर। प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट, क्या प्री कंडीशंस होती है ऑडिट की, ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, इसके अंदर प्री कंडीशंस बताई गई है ऑडिट की।
जो कि डिफ़ाइन करता है यहाँ पर यूज़ किया जाता है बाय द मैनेजमेंट एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या मैनेजमेंट यूज़ कर रहा है ना एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो हमको देखना है। वो प्रिपरेशंस जो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी मैनेजमेंट कर रहा है ना। एंड एग्रीमेंट किया जाता है मैनेजमेंट के साथ टू प्रीमिस्ड ऑन विच एन ऑडिट इज़ कंडक्ट, यानी स्कोप बताई जाती है कि कितना दायरा रहेगा हमारा ऑडिट का। ये सारी प्री कंडीशंस होती है ऑडिट की, मतलब ऑडिट करने जाने से पहले ये सारी कंडीशंस रखते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कैसे बनाया गया एज़ पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग, एज़ पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एज़ पर एप्लीकेबल FRF से, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से। प्रिपरेशंस जो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो भी मैनेजमेंट करेगा। और एग्रीमेंट भी किया जाता है मैनेजमेंट के साथ कि प्रीमाइज करेगा वो ऑडिट, प्रीमाइज करेगा ऑडिट, प्रीमाइज करेगा ऑन विच एन ऑडिट इज़ कंडक्टेड, यानी स्कोप भी बताई जाती है इसके अंदर। ऑडिटर्स जो है वो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल है, एंड ऑब्टेन करेगा मैनेजमेंट से एक्नॉलेजमेंट जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मैनेजमेंट को बताया जाता है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स बनाएगा। प्रोवाइड दी ऑडिटर, ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगा, एक्सेस देगा वो सारी इन्फॉर्मेशंस का जिसके अंदर रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशंस एंड अदर मैटर्स आती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशंस अगर ऑडिटर को ज़रूरी है मैनेजमेंट से, तो वो भी वो उसको प्रोवाइड करेगा फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सनल within the entity from whom the auditor determines it's necessary to obtain the audit evidence, यानी कि पर्सन जो भी एंटिटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, अगर उनसे कोई एक्सेस लेना हो तो उसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस मैनेजमेंट नहीं लगाएगा। और ऑडिटर्स वो एक्सेस कर सकता है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जाएगा जिससे कि वो ऑब्टेन कर पाएगा ऑडिट एविडेंस। TH एंड एसोसिएट, एक पार्टनरशिप फॉर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, वो अपॉइंट किया जाता है एज ऑडिटर ऑफ अ ग्रेटफुल एंड चीयरफुल लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 2021। मिस्टर वाई जो है वो ऑडिट टीम मेंबर है TH एंड एसोसिएट का। मिस्टर वाई रिक्वायर्ड कर रहा है फ्रॉम द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, वो मांग रहा है ये दोनों चीज़ें फ्रॉम फॉर विच जो ऑडिट है उसको कंडक्ट किया जाना है। स्टेट हु इज़ रेस्पॉन्सिबल, कौन रेस्पॉन्सिबल है प्रोवाइड करने के लिए इन्फॉर्मेशंस टू द ऑडिटर। तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी रेस्पॉन्सिबल है प्रोवाइड करने के लिए ऑडिटर को कि वो एक्सेस देगा सारी इन्फॉर्मेशंस का जिसके अंदर रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशंस एंड अदर मैटर्स आ गई। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशंस जो है, एडिशनल इन्फॉर्मेशंस जो है जो ऑडिटर मांगेगा मैनेजमेंट से फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट, वो भी उसको प्रोवाइड करेगा। एंड कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा पर्सन से, कोई भी रेस्ट्रिक्ट नहीं लगाएगा पर्सन से विद इन द एंटिटी फ्रॉम होम, जिससे ऑडिटर डिटरमाइन कर पाएगा उसका नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, यानी वो डिटरमाइन कर पाएगा उसका नेसेसरी टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस, यानी ऑडिट एविडेंस वो ले पाएगा। कोई भी एंटिटी के अंदर में जो भी लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर रेस्ट्रिक्ट नहीं लगाएगा, ऑडिटर उसका एक्सेस कर सकता है, उस ऑडिटर के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। ऑडिटर उनसे बात भी कर सकता है और उनसे बात करके वो ऑब्टेन कर सकता है ऑडिट एविडेंस जो कि ज़रूरी है उसके ऑडिट के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए ऑडिट एविडेंस लेने के लिए वो ज़रूरी होता है। एग्रीमेंट ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, ये इम्पॉर्टेंट है। ऑडिट एग्रीमेंट किया जाता है ऑडिट के एंगेजमेंट टर्म्स को लेकर। इम्पॉर्टेंस है ये दोनों के लिए, ऑडिटर के लिए भी एंड क्लाइंट के लिए भी। दोनों पार्टी यानी ऑडिटर और क्लाइंट क्लियर होने चाहिए नेचर ऑफ इट्स एंगेजमेंट, नेचर ऑफ इट्स एंगेजमेंट को लेकर वो लोग क्लियर होने चाहिए कि कितना चेक करेगा ऑडिटर। इट मस्ट रिड्यूस टू रिटर्न सो एग्जैक्टली स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ द वर्क, ये रिटर्न में होना चाहिए ताकि जो स्कोप है वर्क की ऑडिटर की वो पता चल जाए। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो है वो कौन भेजता है, ऑडिटर भेजता है उसके क्लाइंट को।
ऐसे 210 एग्रीमेंट ऑन द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। इसके अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट जो होता है दोनों का, ऑडिटर का यानी क्लाइंट का, जब इश्यू किया जाता है एंगेजमेंट लेटर, तो इससे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है ग्रेट एक्सटेंट तक। यानी दोनों का इंटरेस्ट जो होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है, ऑडिटर और क्लाइंट का, जब इश्यू किया जाता है एंगेजमेंट लेटर, और जो पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है ग्रेट एक्सटेंट तक। केस ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के केस में ज़्यादा प्रिकॉशंस ज़रूरी पड़ती है जब अपॉइंटमेंट किया जाता है ऑडिटर को, क्योंकि पार्टनरशिप जो है वो गवर्न की जाती है पार्टनरशिप डीड से। पार्टनरशिप जो है वो क्या की जाती है, गवर्न की जाती है पार्टनरशिप डीड से। तो इसके अंदर क्लैरिटी देनी पड़ती है, क्लियर करना पड़ता है कि जो नेचर है सर्विसेज का जो रिक्वायर्ड किया गया है वो इंश्योर करेगा कि जो टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एंगेजमेंट है उससे वैलिड है उसका अपॉइंटमेंट। मतलब पार्टनरशिप के एग्रीमेंट से ही ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है, और टर्म्स जो है पार्टनरशिप के एग्रीमेंट की, उसके अंदर ये बताना पड़ेगा कि उसकी एग्रीमेंट से ही अपॉइंटमेंट किया गया और अपॉइंटमेंट जो है वो वैलिड है। एग्रीड टर्म्स क्या क्या होगी ऑडिट एंगेजमेंट की, रिकॉर्ड करना है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को या तो अदर सूटेबल फॉर्म्स को ऑफ द रिटर्न एग्रीमेंट, जो इंक्लूड करता है ऑब्जेक्टिव या तो स्कोप ऑफ द ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। यानी टर्म्स के अंदर, ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड किया जाएगा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर या तो अदर सूटेबल फॉर्म्स ऑफ द रिटर्न एग्रीमेंट, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। क्या क्या होता है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर या तो अदर सूटेबल फॉर्म ऑफ द रिटर्न एग्रीमेंट जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। मतलब ऑडिट एग्रीड टर्म के अंदर जो कि ऑडिट एंगेजमेंट की है उसके अंदर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर होता है, अदर सूटेबल फॉर्म्स होते हैं जो कि रिटर्न एग्रीमेंट होते हैं जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है ऑब्जेक्टिव्स एंड द स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी ऑडिटर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी मैनेजमेंट की, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिससे प्रिपेयर किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड रेफर भी किया जाता है एक्सपेक्टेड फॉर्म्स, जो कि रिफर भी किया जाता है एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ एनी रिपोर्ट जो कि इश्यूड किया गया है ऑडिटर के द्वारा, एंड जो स्टेटमेंट है वो भी स्टेटमेंट है कि जो सर्कमस्टेंसेस है वो रिपोर्ट किए जाएंगे वो भी डिफ़र नहीं होने चाहिए, मतलब अलग नहीं होने चाहिए एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट से। यानी जो स्टेटमेंट है वो भी अलग नहीं होने चाहिए एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट से, मतलब जिस फॉर्मेट में बनाना है उसी फॉर्मेट में बना कर देना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अगर लॉ रेगुलेशंस जो प्रिस्क्राइब करता है सफिशिएंट डिटेल्स टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट की, अगर वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता रिटर्न एग्रीमेंट में, एक्सेप्ट किया जाता है कि जो लॉ रेगुलेशन अप्लाई करता है, मतलब इसके अंदर क्या है, अगर लॉ रेगुलेशन से प्रिस्क्राइब कर देता है सफिशिएंट डिटेल, ये सारी डिटेल्स कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या होगी, ऑब्जेक्टिव स्कोप क्या होंगे ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ये सारा अगर लॉ के अंदर ही लिख दिया गया है, सफिशिएंट डिटेल्स ये सारी दे दी गई है लॉ के अंदर भी ऑडिट एंगेजमेंट की, तो फिर रिटर्न एग्रीमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्सेप्ट यानी इसके अंदर क्या एक्सेप्शन है कि अगर फैक्ट होता है कि जो लॉ रेगुलेशन अप्लाइड किए गए हैं एंड जो मैनेजमेंट का एक्नॉलेजमेंट है एंड अंडरस्टैंडिंग इट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट, यहाँ पर सिर्फ एक फैक्ट ही दे देना होता है कि जो भी लॉ एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो भी दिया गया है उस हिसाब से ही एंगेजमेंट हो रहा है, एंड जो मैनेजमेंट है उसको इसकी पता है, उसको इसकी जानकारी है, एंड अंडरस्टैंड मैनेजमेंट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, सिर्फ इतना ही इसमें देखना होता है। रिकरिंग ऑडिट में क्या होता है, तो ऑडिटर असेट्स करता है सर्कमस्टेंसेस जो कि रिक्वायर्ड किए जाते हैं टर्म्स को बनाने के लिए। ऑडिट एंगेजमेंट को रिवाइज करना है या नहीं करना है वो इसके अंदर हमको डिसाइड करना होता है। नीड टू रिमाइंड
एग्जिस्टिंग टर्म, और ऑडिटर रिमाइंडर देता है एग्जिस्टिंग टर्म की। मतलब पहले ऑडिटर दे चुका था एंगेजमेंट, अभी वो फिर से ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है, तो उसके अंदर इसको बोलते हैं रिकरिंग ऑडिट। और रिकरिंग ऑडिट के अंदर एंगेजमेंट और रिकरिंग ऑडिट के अंदर ऑडिट का एंगेजमेंट को रिवाइज करना या नहीं करना, वो सब हमको देखना पड़ता है, और रिमाइंडर भी देना पड़ता है एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट के लिए। डिसाइड नॉट टू सेंड द न्यू एंगेजमेंट लेटर, डिसाइड अगर कर लेता है ऑडिटर के न्यू एंगेजमेंट लेटर को नहीं भेजना है, या तो अदर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करने हैं पूरे हर पीरियड के लिए। हाउएवर लेकिन फॉलोइंग फैक्टर्स जो है अगर वो अप्रोप्रिएट होते हैं तो हमको रिवाइज करना पड़ेगा टर्म्स को, ऑडिट एंगेजमेंट को, या तो रिमाइंड करना पड़ेगा एंटिटी को एग्जिस्टिंग टर्म्स। इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स दिए गए हैं, कोई भी इंडिकेशंस अगर होता है कि एंटिटी की मिसअंडरस्टैंडिंग है ऑब्जेक्टिव या स्कोप को लेकर ऑफ द ऑडिट, या तो कोई भी रिवाइज्ड या तो स्पेशल टर्म्स आ जाती है ऑडिट एंगेजमेंट में, या तो चेंजेस हो गए हैं सीनियर मैनेजमेंट के अंदर, या तो सिग्निफिकेंट चेंजेस हो गए हैं ओनरशिप के अंदर, सिग्निफिकेंट चेंजेस हो गए हैं नेचर साइज ऑफ द एंटिटीज़ बिजनेस के अंदर, चेंजेस हो गए हैं लीगल या तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अंदर, चेंज हो गए हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर जो कि अडॉप्ट किया गया था इन प्रिपरेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चेंजेस हो गए हैं अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर। तो इसके ये सारे चेंजेस अगर हो रहे हैं तो फिर ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को सेंड करना पड़ेगा नया ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, या तो अदर रिटर्न एंगेजमेंट, या तो अदर रिटर्न एग्रीमेंट्स हर पीरियड के लिए। ये सारे चेंजेस होंगे तो इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं। आर एंड कंपनी फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट की है, वो रिसीव्ड वो रिवाइज नहीं कर रही है, वो रिवाइज नहीं कर रही है टर्म्स ऑफ इट्स एंगेजमेंट, एंड ऑब्टेन कर रही है वो कन्फर्मेशंस फ्रॉम द क्लाइंट। और लास्ट 5 साल से सिर्फ कन्फर्मेशन ही लिया जा रहा है डिस्पाइट चेंजेस इन द बिजनेस एंड प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। उनके बिजनेस एंड प्रोफेशन के एनवायरनमेंट में, मतलब जो क्लाइंट था, क्लाइंट के बिजनेस एंड प्रोफेशन के एनवायरनमेंट में चेंज आ चुका है, लेकिन अभी भी उसने सिर्फ कन्फर्मेशन ही लिया है। रिक्वायर्ड एल्यूसिडेट द circumstances that may warrant the revisions of the terms of the engagement। क्या हमको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को चेंज करना चाहिए, ये बताइए इस सर्कमस्टेंसेस के अंदर। ऐसे 210 एग्रीमेंट ऑन द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर्स जो है वो डिसाइड नहीं करता कि सेंड करना है। ऑडिटर है अगर वो डिसाइड करता है, ऑडिटर है अगर वो डिसाइड करता है कि सेंड नहीं करना न्यू एंगेजमेंट लेटर या तो अदर रिटर्न एंगेजमेंट ईच पीरियड के लिए, तो उसको फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर फैक्टर्स जो है वो अप्रोप्रिएट हैं और रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं लग रही है टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, या तो रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है एंटिटीज़ को एग्जिस्टिंग टर्म्स से जो कि ऊपर दिए गए हैं, तो ऑडिटर को क्या करना है, तो ऑडिटर को रिवाइज नहीं करना है और न्यू ऑडिट एंगेजमेंट लेटर को नहीं बनाना है, या तो अदर रिटर्न एग्रीमेंट को नहीं बनाना है। अदरवाइज़ उसको बनाना पड़ेगा अगर ऊपर दिए गए जो भी फैक्टर्स थे उसमें से कोई चीज़ भी आती है तो। लिमिटेशंस ऑन द स्कोप ऑफ द प्रायर टू द ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। क्या क्या लिमिटेशंस जो मैनेजमेंट डाल सकता है जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, तो ऑडिटर ऑडिट कर रहा है और उसके स्कोप को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसके स्कोप को के अंदर लिमिटेशंस डाली जाती है, तब क्या लिमिटेशंस ऑन द स्कोप प्रायर टू द ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, मतलब ऑडिट एंगेजमेंट के एक्सेप्टेंस से पहले ही अगर ऑडिटर के स्कोप के अंदर लिमिटेशन डाल दी जाए तो ऑडिटर क्या कर सकता है, अजू तक एक्सेप्ट नहीं किया है किसको, एंगेजमेंट को, ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस से पहले ही अगर स्कोप डाल दी जाए, अगर लिमिटेशंस डाल दी जाए स्कोप के अंदर, ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस से पहले ही, मतलब एक्सेप्टेंस करने से पहले ही एंगेजमेंट का अगर कोई लिमिटेशंस डाल दी जाए स्कोप के अंदर, तो ऑडिटर क्या करेगा। अगर मैनेजमेंट या तो टीसीडब्ल्यूजी इम्पोज कर देते हैं लिमिटेशंस ऑन द स्कोप, तो जो ऑडिटर है अगर उसको लगता है कि लिमिटेशंस की वजह से क्या होगा, लिमिटेशंस की वजह से वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं ले पाएगा,
तो उसको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा ओपिनियन के अंदर, एंड वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा ये असाइनमेंट को, क्योंकि लिमिटेशंस कर दी गई है, लिमिटेड एंगेजमेंट कर दिया गया है। इस वजह से अगर मैनेजमेंट या तो TCWG लिमिटेशंस डाल देती है स्कोप के अंदर, और अगर ऑडिटर को लगता है कि लिमिटेशंस से क्या होगा, डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, डिस्क्लेमर देना पड़ेगा ओपिनियन के अंदर, ऑडिटर को डिस्क्लेमर देना पड़ेगा ओपिनियन के अंदर। तो ऑडिटर को अभी से ही एक्सेप्ट नहीं करना है ऑडिट असाइनमेंट। एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन द एंगेजमेंट, अगर ऑडिट करने के दौरान मैनेजमेंट बोलता है कि लोअर लेवल ऑफ द अश्योरेंस दे दीजिए, तो उसके अंदर ऑडिटर को कंसीडर करना पड़ेगा एप्रोप्रिएटनेस वो देने से पहले, यानी उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उसको कंसीडर करना पड़ेगा ऑडिटर को। उसके लिए उसको एप्रोप्रिएटनेस देखनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ जाती है और ऑडिटर को कि चेंज कर दीजिए एंगेजमेंट, चेंज कर दीजिए एंगेजमेंट को। तो रिज़ल्ट क्या होगा एंगेजमेंट को चेंज करने से? चेंज अगर हो रहे हैं सर्कमस्टेंसेस के अंदर, तब ऐसा वो बोल सकता है क्लाइंट कि आप चेंज कर दीजिए। या तो मिसअंडरस्टैंडिंग नेचर्स ऑफ एन ऑडिट हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है नेचर्स ऑफ एन ऑडिट के अंदर, या तो रेस्ट्रिक्शंस डाले जा रहे हैं स्कोप ऑफ द एंगेजमेंट के अंदर। इन सिचुएशंस के अंदर ऑडिटर को बोला जा सकता है क्लाइंट के द्वारा कि आप क्या कर दीजिए, कि आप चेंज कर दीजिए, कि आप चेंज कर दीजिए एंगेजमेंट को। तो ऑडिटर को कंसीडर करना पड़ेगा इसको केयरफुली, क्या रीज़न्स की वजह से वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं चेंज की। अगर ऑडिटर को लगता है कि रेस्ट्रिक्शंस हो रहा है स्कोप या ऑफ द एंगेजमेंट के अंदर, स्पेशली लीगल या तो कॉन्ट्रैक्चुअल इम्प्लीकेशंस की वजह से, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, केयरफुली रीज़न्स को चेक करना पड़ेगा, केयरफुली रीज़न्स को कंसिडर करना पड़ेगा कि उसको इसको चेंज करना चाहिए एंगेजमेंट को या नहीं करना चाहिए। कंक्लूड करना चाहिए अगर जो रीज़नेबल जस्टिफिकेशंस होता है चेंज का, एंगेजमेंट का, तो ऑडिटर वर्क परफॉर्म, क्या ऑडिटर परफॉर्म कर पाएगा, कंप्लाइट कर पाएगा एस एप्लीकेबल एसएस से अगर चेंज हो जाता है एंगेजमेंट तो, और वो क्या रिपोर्ट दे पाएगा, एप्रोप्रिएट रिपोर्ट दे पाएगा रिवाइज टर्म्स एंगेजमेंट के हिसाब से। अवॉइड कर देना है कन्फ्यूजन्स कि जो रिपोर्ट है वो इंक्लूड नहीं करेगा, मतलब जो रिपोर्ट है उसके अंदर हमको इंक्लूड नहीं करना पड़ेगा जो कि ओरिजिनल एंगेजमेंट था वो, या तो कोई भी प्रोसीजर्स जो परफॉर्म की गई है ओरिजिनल एंगेजमेंट से, मतलब ओरिजिनल एंगेजमेंट के ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी प्रोसीजर्स की गई है तो उसको भी यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है। मतलब अब सब न्यू होगा, फ्रेश से ही सब कुछ स्टार्ट होगा, फ्रेश एंगेजमेंट बनेगा, और जो भी प्रोसीजर परफॉर्म की गई है उसका भी कोई रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है जब हम ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे तब। ऑडिटर शुड नॉट एग्री टू चेंज, अगर ऑडिटर चेंज ऑफ द एंगेजमेंट से एग्रीड नहीं करता है तो चेंज ऑफ द एग्रीमेंट से, चेंज ऑफ द एंगेजमेंट से एग्री नहीं करता है एंड कोई रीज़नेबल जस्टिफिकेशंस है उसके पास, तो जो चेंज है ऑडिटर एंड मैनेजमेंट अगर एग्री नहीं करता है न्यू टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट से, तो क्या करना पड़ेगा ऑडिटर को एक्सेप्ट ही नहीं करना पड़ेगा, ऑडिटर विड्रॉल कर लेगा उसका ऑडिट एंगेजमेंट को। ऑडिटर क्या करेगा, विड्रॉल कर लेगा। लेकिन पहले देख लेते हैं, ऑडिटर शुड नॉट एग्रीड, अगर ऑडिटर एग्रीड नहीं करता है चेंज ऑफ एंगेजमेंट को एंड कोई रीज़नेबल जस्टिफिकेशंस भी नहीं है ये करने से, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर विड्रॉल कर सकता है ऑडिट एंगेजमेंट को। अगर चेंज जो है ऑडिटर एंड मैनेजमेंट अगर एग्री कर देते हैं तो नया टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बनाया जाएगा, इन एन एंगेजमेंट लेटर भी दिया जाएगा नया, या तो अदर सूटेबल्स फॉर्म्स जो भी रिटर्न एग्रीमेंट के वो भी सब दिए जाएंगे।
वो भी सब साइन किए जाएंगे। ऑडिटर अनेबल टू एग्री, अगर ऑडिटर एग्री नहीं करता है इन चेंज से ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर, तो तो क्या करना है, नॉट परमिटेड बाय द मैनेजमेंट टू कंटिन्यू। तो मैनेजमेंट जो है वो परमिट नहीं करेगा ऑडिटर को वर्क करने से, क्योंकि जो भी चेंजेस मैनेजमेंट बोल रहा है वो ऑडिटर एग्री नहीं कर रहा है। इसके अंदर ऑडिटर को विड्रॉल कर देना पड़ेगा उसका ऑडिट एंगेजमेंट, जहाँ पर पॉसिबल अंडर द एप्लीकेबल लॉज, पॉसिबल अंडर द एप्लीकेबल लॉज और द रेगुलेशंस। यानी वो कैसे विड्रॉल कर लेगा उसका ऑडिट एंगेजमेंट एज़ पर दी पॉसिबल लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, एंड उसको डिटरमाइन भी करके बताना पड़ेगा कोई भी ऑब्लिगेशंस आइदर कॉन्ट्रैक्चुअल या तो अदरवाइज जो कि रिपोर्ट किया जाएगा इन द सर्कमस्टेंसेस। उसको ये भी बताना पड़ेगा कि वो क्यों इसको विड्रॉल कर रहा है, और ये क्यों किसको बताना पड़ेगा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताना पड़ेगा, ओनर्स को बताना पड़ेगा, या तो रेगुलेटर्स को बताना पड़ेगा कि उसने क्यों इसको विड्रॉल किया है। कोई भी ऑब्लिगेशंस अगर होती है तो वो ऑब्लिगेशंस या तो कॉन्ट्रैक्चुअल या तो अदरवाइज़ कोई भी रिपोर्ट्स जो सरकमस्टेंसेस की होती है अदर पार्टीज़ की, मतलब अगर वो रिपोर्ट भी नहीं दे पाएगा अगर चेंज हो गए हैं एग्रीमेंट्स के टर्म्स, तो ये सारी चीज़ें की वजह से वो नहीं कर पाएगा, वो विड्रॉल कर रहा है। तो ये सारे रीजंस उसको किसको बताने पड़ेंगे, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ओनर्स या तो रेगुलेटर्स को बताने पड़ेंगे। मैसर्स सुरेश चंद्र एंड कंपनी अपॉइंट किया जा रहा है एज एन ऑडिटर ऑफ द एससी लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 14-15। सीए सुरेश जो है वो एक पार्टनर है मैसर्स सुरेश चंद्र एंड कंपनी का। उसने कंप्लीट किया है एंटायर रूटीन ऑफ द ऑडिट वर्क कब 29 मई 2015 को। अनफॉर्चुनेटली जब वो दूसरे दिन मॉर्निंग के अंदर निकला ऑफिस से एससी लिमिटेड के फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने के लिए, तो उसका रोड एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। सीए चंद्रा जो है अनदर पार्टनर मैसर्स चंद्रा एंड कंपनी का, वो साइन दरफॉर उसने क्या करा, साइन कर दिया अकाउंट्स ऑफ एससी लिमिटेड का विदाउट रिव्यूइंग, रिव्यू उसने नहीं किया, उसने साइन कर दिया डायरेक्ट ही। जो भी वर्क जो परफॉर्म किया गया था सीए सुरेश ने उसको रिव्यू नहीं किया, बल्कि वैसे ही साइन कर दिया सीए चंद्रा ने। रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड स्टेट द रीजंस वेदर द सीए चंद्रा, जो सीए चंद्रा ने किया वो क्या सही किया, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो उसने साइन कर दी, जो कि परफॉर्म किया था अनदर ऑडिटर ने, क्या उसने साइन करके सही किया, क्या वो साइन कर सकता था, क्या वो एक्सप्रेस कर सकता है उसका ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो रिलाई ऑन द वर्क परफॉर्म बाय द अनदर ऑडिटर, दूसरे ऑडिटर ने जो वर्क परफॉर्म किया गया उसके ऊपर रिलाई करते हुए ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंगेजमेंट पार्टनर अगर टेक ओवर कर देता है ऑडिट टेक ओवर कर देता है ऑडिट एंगेजमेंट के दौरान, तो देखना पड़ेगा क्या देखना पड़ेगा कि उसने बरोबर जो पहला वाला ऑडिटर था उसने क्या बरोबर प्रोसीजर्स लगाई है, वर्क किया है, बरोबर परफॉर्म किया है एज़ पर द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। सिग्निफिकेंट मैटर्स भी उसने रेस किए हैं फर्दर कंसिडरेशंस के लिए। अप्रोप्रिएट कंसल्टेंट्स को भी उसने क्या कंसिडर किया है। रिजल्टिंग कंक्लूजन्स उसने क्या ड्रॉ किए हैं डॉक्यूमेंट्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस को ध्यान में रखते हुए। क्या कोई नीड है रिवाइज करने की, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंड वर्क परफॉर्मेंस के लिए। वर्क परफॉर्म जो किया गया है वो सपोर्ट करता है कंक्लूजन से, वो सपोर्ट करता है क्या कंक्लूजन से, अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट से, एविडेंस से जो उसने ऑब्टेन किए हैं, क्या वो सफिशिएंट है एंड अप्रोप्रिएट है सपोर्ट करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट। एंड जो ऑब्जेक्टिव है एंगेजमेंट प्रोसीजर्स के, क्या वो अचीव्ड हुए हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। फर्दर जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिससे गवर्न किया जाता है ऑडिटर के प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
क्या उसको भी कंप्लाइट किया गया है? क्या जो ऑडिटर ने कैरिट जब भी ऑडिटर कैरिट करता है ऑडिट जब भी ऑडिट कैरिड आउट किया जाता है ऑडिटर के द्वारा, तो जो डेलीगेशंस होता है वर्क का असिस्टेंट को, या तो यूजर्स ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय द अदर ऑडिट, या तो एक्सपर्ट्स के द्वारा क्या उसको कंटिन्यू करना है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है परफॉर्मिंग या तो एक्सपीरियंस करने के लिए ओपिनियन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस के ऊपर, तो क्या ये जो भी वर्क कर रहे थे, इन लोगों ने जो भी इन लोगों ने दिया है हमको वर्क करके, क्या उसके ऊपर भी भरोसा करना है? उसके ऊपर भरोसा करके क्या ओपिनियन देना है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस के ऊपर? एंटाइटल किया जाता है, रिलाई किया जाता है वर्क जो भी परफॉर्म किया गया है अदर्स के द्वारा, मतलब इन लोगों ने जो भी वर्क परफॉर्म किया गया है क्या इसके ऊपर भरोसा करना है हमको? प्रोवाइडेड ही एक्सरसाइज द एडिक्वेट स्किल, भले ही इन लोगों के पास स्किल्स है, केयर है, नॉट अवेयर एनी रीजन्स टू बिलीव शुड नॉट हैव सो रिलाइड, और कोई भी रीजन्स नहीं है बिलीव करने के लिए कि इनके ऊपर रिलाई नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा कोई भी रीजन्स निकल के नहीं आता अगर, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी अगर कैरिड आउट किए गए हैं एज़ पर कोड ऑफ द एथिक्स। हाउएवर जो ऑडिटर है उसने केयरफुली डायरेक्ट किया था, सुपरवाइज़ किया था, रिवाइज किया था वर्क को जो कि डेलीगेटेड किया गया है, एंड उसने ऑब्टेन भी किया था रीजनेबल एश्योरेंस जब वो वर्क परफॉर्म कर रहा था, जब वो वर्क परफॉर्म किया गया था बाय द अदर ऑडिटर या तो एक्सपर्ट या तो असिस्टेंट्स इज़ एडिक्वेट फॉर द पर्पस, यानी उसने केयरफुली डायरेक्ट किया था, सुपरवाइज़ किया था, रिव्यू किया था वर्क को टेलीजेंटली, एंड उसने ऑब्टेन भी किया था रीजनेबल एश्योरेंस जब वर्क परफॉर्म किया गया था ऑडिटर के द्वारा या तो एक्सपर्ट के द्वारा या तो असिस्टेंट्स के द्वारा, जो कि एडिक्वेट है, मतलब पूर्ण है फॉर द पर्पस। गिवन केस के अंदर सारे ऑडिटिंग प्रोसीजर्स जो कि परफॉर्म किए गए थे, जब सारे ऑडिट प्रोसीजर्स जो थे वो क्या किया गया था, सारे ऑडिटिंग प्रोसीजर्स बिफोर मूवमेंट ऑफ द साइनिंग, ऑल द ऑडिटिंग प्रोसीजर्स बिफोर मूवमेंट ऑफ द साइनिंग, यानी कि इन द गिवन केस के अंदर सारे ऑडिटिंग प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए थे साइन के पहले ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट, किसके द्वारा? सीए सुरेश के द्वारा। हाउएवर लेकिन जो रिपोर्ट थी वो साइन नहीं हो पाई उसके द्वारा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। लेटर ऑन सीए चंद्रा जो है उसने साइन किया रिपोर्ट को, उसने साइन किया किसको? रिपोर्ट को, उसने साइन किया रिपोर्ट को, किस बेसिस पर उसने साइन किया? उसने रिलाई किया कि जो भी वर्क परफॉर्म किया गया था सुरेश ने, उसके बेसिस पे उसने साइन कर दिया है। हियर जो सीए चंद्र है उसको अलाउड किया जाता है कि आप साइन कर सकते हो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी फॉर एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन, वो सीए किसकी थी? सीए सुरेश की थी, लेकिन यहाँ पर अलाउड किया जाएगा सीए चंद्र को कि आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर साइन कर सकते हो, दो विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपीरियंसिंग द ओपिनियन, ही मे रिलाइड ऑन द वर्क परफॉर्म बाय द सुरेश, और वो रिलाइड कर सकता है जो भी वर्क परफॉर्म किया गया था सुरेश के द्वारा, फर्दर exercises the adequate skills and due care and review the work performed by him, और वो फर्दर एक्सरसाइज भी कर सकता है उसकी एडिक्वेट स्किल्स एंड ड्यू केयर, एंड वो रिव्यू भी कर सकता है जो भी वर्क परफॉर्म किया गया था सीए सुरेश के द्वारा, और उस बेसिस पे वो रिपोर्ट को साइन भी कर सकता है और रिस्पॉन्सिबल हो सकता है वो एक्सप्रेस करने के लिए ओपिनियन।